हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विशेष नदियों के बारे में जिनसे लगातार क्वेश्चन पेपरों में आ रहे हैं। जितने बीते पेपर हैं, पेपरों में नदियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, हमने नदियों को लेकर के जो क्लास बनाई है, आपको क्वेश्चन उन नदियों से बाहर नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम एक नदी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ब्राह्मणी नदी। नदी ब्राह्मणी, हम बात करने वाले हैं ब्राह्मणी नदी के बारे में। ये जो ब्राह्मणी नदी है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें कि भारत में ये कहाँ पर है, कहाँ इसकी लोकेशन है भारत में, अगर लोकेशन की बात करें तो ये यहाँ पर झारखंड में एक पठार है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार है, ये झारखंड में स्थित है। इसी छोटे नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है और उड़ीसा के रास्ते ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। निकलती छोटे नागपुर के पठार से है, उड़ीसा राज्य में बहती है, झारखंड में बहती है, उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जाकर के। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसका हम प्रवाह क्षेत्र देखें, ब्राह्मणी नदी का प्रवाह क्षेत्र, अगर हम ब्राह्मणी नदी के प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो एक तो झारखंड और दूसरा है ओडिशा। इसका पुराना नाम उड़ीसा था, 2011 में इसका नाम क्या हुआ है, ओडिशा। पहले नाम क्या था इसका, उड़ीसा, अब क्या है, ओडिशा। किससे अलग हुआ था ये, बिहार से अलग हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, दो राज्यों में बहती है और ये उड़ीसा के रास्ते बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहीं पर हम बात करने वाले हैं एक नदी जो झारखंड से निकलती है, जो मैकाले की पहाड़ी से निकलती है, नाम है महानदी। जो मैकाले की पहाड़ी से निकलती है, नाम है महानदी। ये जो महानदी है, ये इस तरीके से आगे चल के वितरिकाओं में बट जाती है। ये इस तरीके से वितरिकाओं में बट जाती है। तो इसकी कई सारी वितरिकाएँ, लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो ब्राह्मणी नदी के बारे में हम जो बात करने वाले हैं, ये भी दो धाराओं से मिल करके बनी है। एक की अगर हम बात करेंगे तो ये है शंख नदी, ये है शंख नदी, और ये वाली जो नदी है इसका नाम है दक्षिण कोयल नदी। दक्षिण कोयल, यही लिख दें, ये है दक्षिण कोयल, दक्षिण कोयल नदी। यानी दक्षिण कोयल और शंख नदी जिस जगह पर मिलती हैं, जगह का नाम है राउरकेला। राउरकेला में ये दोनों नदी आपस में मिलती हैं, शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी, और यह आगे चल के इसका नाम होता है ब्राह्मणी नदी। तो आपसे कभी भी पूछे कि ब्राह्मणी नदी किन दो नदियों को मिलकर के बनी है, तो ब्राह्मणी नदी, शंख नदी, दक्षिण कोयल नदी, इन दोनों को मिलने से ब्राह्मणी नदी बनी है। यही हम बात करें, यहाँ मैकाले की पहाड़ी से एक नदी निकलती है महानदी, उसकी यहाँ पे जाकर के कुछ वितरिकाएँ हैं। अगर कुछ ही वितरिकाओं में बात करें तो ये जो इसकी एक वितरिका है, इसका नाम है विरूपा। क्या नाम है, विरूपा नदी। और ये वाली जो शाखा है इसकी, इसका नाम है कथजोड़ी नदी।
कथजोड़ी नदी। और ये वाली जो शाखा है इसकी, इसका नाम है नुआखाई। नुआखाई नदी, यानी ब्राह्मणी नदी भी उड़ीसा में बह रही है, राउरकेला उड़ीसा में है। अगर हम ऐसी बात करेंगे, ये महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और ये मैकाले की खाड़ी से निकलती है, और निकलने के बाद में मैकाले की पहाड़ी से निकलने के बाद ये उड़ीसा में जाती है। उड़ीसा में ये कई वितरिकाओं में बढ़ जाती है, जिनमें हम महत्वपूर्ण वितरिकाओं की बात करें, जैसे नाम है विरूपा और नाम है कथजोड़ी और एक है आपका नुआखाई। ये नुआखाई फेमस इसलिए है कि महानदी की एक वितरिका है नुआखाई। इसी नुआखाई के तट पर उड़ीसा की राजधानी स्थित है, नाम है भुवनेश्वर। क्या नाम है? भुवनेश्वर। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर किसके तट पर है? नुआखाई के तट पर है। नुआखाई किसकी वितरिका है? महानदी की वितरिका है। वैसे हम बात कर सकते हैं कि विरूपा नदी किसकी वितरिका है? अगर वितरिका की बात करें तो महानदी की। अगर बात करें ये किसकी सहायक है, तो किसकी सहायक है? ये ब्राह्मणी नदी की। मुझे ब्राह्मणी नदी के बारे में इतना ही बताना था कि ये ब्राह्मणी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, दो धाराओं में निकलती है, शंख नदी, दक्षिण कोयल नदी। ये राउरकेला नामक स्थान पर दोनों आपस में मिलती हैं और ब्राह्मणी के नाम से जानी जाती है। उधर महानदी जो मैकाली की पहाड़ी से निकल कर के आ रही है, जब उड़ीसा में पहुंचती है तो कई वितरिकाओं में बट जाती है। इसकी एक वितरिका जिसका नाम है विरूपा, जो ब्राह्मणी की सहायक है, एक है कथजोड़ी जो सीधी निकल जाती है, और एक है नुआखाई जो भुवनेश्वर से होकर जाती है। हम ये कह सकते हैं कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर नुआखाई नदी के तट पर स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने ब्राह्मणी नदी के बारे में बात कर ली। आगे हम बात करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण नदी के बारे में, जिसे हम कह सकते हैं वेंगाई नदी। अगली नदी वेंगाई नदी। वेंगाई नदी, ये जो वेंगाई नदी है, ये वेंगाई नदी तमिलनाडु में ही निकलती है। ये तमिलनाडु में से ही निकलती है और तमिलनाडु में से निकल करके ये गिर जाती है जा करके बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है ये? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और निकल कहाँ से रही है ये? तमिलनाडु राज्य में। ये वेंगाई नदी फेमस इसलिए है कि इस नदी के तट पर एक फेमस शहर है जिसका नाम है मदुरई। एक फेमस शहर है जिसका नाम है मदुरई। ये मदुरई शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ये मदुरई शहर वेंगाई नदी के तट पर स्थित है। वेंगाई नदी। आपसे कभी भी पूछे कि मदुरई शहर किस नदी के तट पर है? वेंगाई नदी के तट पर है। अब मदुरई शहर किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। और ये मदुरई शहर है, फेमस क्यों है? क्योंकि इसमें विश्व प्रसिद्ध मंदिर जिसका नाम मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई में। ये किस नदी के तट पर स्थित है? वेंगाई नदी के तट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि इस मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती है। विश्व का एकमात्र मंदिर जिसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ती है, वो कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर। मेरे प्यारे दोस्तों, वेंगाई नदी आपकी समझ में आई होगी। अब हम आगे बात करने वाले हैं ताम्रपर्णी नदी के बारे में। ताम्रपर्णी, ये ताम्रपर्णी नदी भी यहाँ पर तमिलनाडु में बहती है और जाकर के कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। ये कहाँ से निकल रही है? तमिलनाडु राज्य में है। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है ताम्रपर्णी नदी।
ताम्रपर्णी नदी। ये ताम्रपर्णी नदी फेमस इसलिए है कि तमिलनाडु में इस नदी पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है पापनासम परियोजना। कौन सी परियोजना है? पापनासम परियोजना। अगर आपसे कभी भी पूछे पापनासम परियोजना किस नदी पर है? ताम्रपर्णी नदी पर है। ताम्रपर्णी नदी किस राज्य में बहती है? तमिलनाडु में बहती है। ताम्रपर्णी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। मेरे प्यारे दोस्तों, ताम्रपर्णी नदी से इतना ही क्वेश्चन आएगा। एक नदी और आती है जो पेपर में ज़्यादातर बनती है। दो नदियाँ हैं, एक का नाम है, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। ये दोनों भी कहाँ गिर रही हैं? बंगाल की खाड़ी में। एक का नाम है पलार नदी, एक का नाम है पलार नदी और एक का नाम है पेनार नदी। एक का नाम क्या है? पेनार। पेनार और पलार दोनों नदी तमिलनाडु में है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां गिर रही हैं उनसे हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर के तो आपस में बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। वहीं पर मेरे प्यारे दोस्तों महानदी भी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। गोदावरी बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा बंगाल की खाड़ी में, कावेरी बंगाल की खाड़ी में, ब्राह्मणी बंगाल की खाड़ी में और उसके साथ साथ बेंगाई नदी बंगाल की खाड़ी में, ताम्रपर्णी नदी बंगाल की खाड़ी में, पेन्नार पलार बंगाल की खाड़ी में। आगे जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो है अरब सागर में गिरने वाली नदियों के संबंध में। ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हैं। अब जो टॉपिक होने वाला है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, इन नदियों में सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो है नर्मदा। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो उल्टी बहती है। मेरे प्यारे दोस्तों, उल्टी कोई नदी नहीं बहती है। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि ज़्यादातर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, कुछ नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिर रही हैं। हम ये मान सकते हैं कि ज़्यादातर सभी सीधी बह रही हैं, ये कुछ नदियाँ हैं जो उल्टी बह रही हैं। बाकी पानी का बहाव जिधर होगा, ढलान जिधर होगा, पानी उधर ही जाएगा, चाहे वो कोई सी नदी हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिस जगह पर आज नर्मदा है, अगर इस जगह पर गंगा होती तो गंगा भी उल्टी बह रही होती, क्योंकि उसका ढलान ही किधर है? अरब सागर की तरफ है। तो हम बात करने वाले हैं नर्मदा नदी के बारे में। ये जो नर्मदा नदी है, ये जो नर्मदा नदी है, यहाँ पर एक पर्वत है, यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। और यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। और यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है अजंता। ये अजंता, ये अजंता, ये सतपुड़ा और ये है विंध्याचल। आप समझ गए होंगे। ये जो सतपुड़ा पर्वत है, इसकी यहाँ पर एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी का नाम है मैकाले की पहाड़ी। क्या नाम है? मैकाले की पहाड़ी। और ये जो मैकाले की पहाड़ी है, यहाँ पर एक पठार है या चोटी कह सकते हैं हम। इस चोटी का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक चोटी कह लो, कहीं कहीं पर पठार आता है, कोई दिक्कत नहीं है।
पठार बोले या चोटी बोले, अमरकंटक ही है। ये अमरकंटक से यहाँ से एक नदी निकलती है जो इस तरीके से बहती है, और ये बहने के बाद में यहाँ इस क्षेत्र में गिरती है, इस जगह पर गिरती है, और इसका नाम है खंबात की खाड़ी। क्या नाम है? खंबात की खाड़ी। और ये जो खंबात की खाड़ी है ये है अरब सागर में। ये कहाँ पर है? अरब सागर में। यानी ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र अरब सागर है। अरब सागर का ही ये वाला पॉइंट खाड़ी है। खाड़ी मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था आपको, खाड़ी स्थल से तीन ओर से घिरा हुआ कोई जल भाग, उसे हम खाड़ी कहते हैं, क्योंकि तीन ओर से घिरा हुआ। देखो ये भी स्थल है, ये भी स्थल है, ये भी स्थल, अब तीन ओर से घिरा हुआ तो क्या होगा? खाड़ी होगा। तो खंबात की खाड़ी में ये गिरती हैं, और खंबात की खाड़ी में जिस जिले से होके गिरती हैं उस जिले का नाम है भरूच। क्या नाम है? भरूच। और कहीं पर लिखा हुआ है भड़ौच। और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है ये? गुजरात में पड़ता है। गुजरात के रास्ते ये खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कभी आपसे पूछे कि नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच में बहती है, तो जिन दो पर्वतों के बीच में बहती है, ये तो है सतपुड़ा, और ये कौन सा है? ये सतपुड़ा है, और ये कौन सा है? विंध्याचल। तो नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में बहती है। कहाँ बहती है? बीच में बहती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी कैसी है? भ्रंश घाटी में, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। भ्रंश घाटी में, भ्रंश घाटी अब किसे कहते हैं ये समझो। कोई पहाड़, कोई जगह, नदियाँ जिसे काट करके अपनी जगह बना लेती हैं, और साइड का क्षेत्र ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है, उसके बीच का क्षेत्र है भ्रंश उसे कहते हैं। जब वो गहरी हो जाती है तो घाटी हो जाती है। उसी घाटी में नदी बह रही है नर्मदा, इसलिए हम कह सकते हैं ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। इस नदी की लंबाई, नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। इस नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। अब आप ऐसे याद रखोगे कि नर्मदा नदी के बारे में ये कहा जाता है कि नर्मदा नदी उल्टी बहती है। कैसी बहती है? उल्टी बहती है। तो हम कहीं ना कहीं ये कर लेंगे 13 और 12। 13 और 12 का मतलब है, वैसे तो 12 के बाद में 13 आता है, लेकिन यहाँ 13 के बाद में 12 आ रहा है, इसका मतलब उल्टा चल रहा है। तो जब उल्टी नदी बह रही है तो गिनती भी उल्टी होगी, इसलिए 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। हम वहीं इस नर्मदा नदी की बात करें इसके प्रवाह क्षेत्र की। प्रवाह क्षेत्र यानी जिन जिन राज्यों में बह रही है, कितना प्रवाह क्षेत्र है, तो जिन राज्यों में बह रही है वो राज्य 3। कितने राज्य हैं? 3। 3 राज्य की अगर हम बात करेंगे तो आप नाम याद रख सकते हो। मध्य प्रदेश, जिस राज्य से ये निकल रही है। दूसरा है महाराष्ट्र। तीसरा है गुजरात। गुजरात। और इसकी ट्रिक है, अगर ट्रिक को लेकर के चलोगे आप साथ में, तो इसकी ट्रिक है, ट्रिक का नाम है मामाजी। क्या नाम है? मामाजी। मामाजी से का मतलब ये है, इससे है मध्य प्रदेश, इससे है महाराष्ट्र, और इस जी से क्या है? गुजरात। तो मामाजी भी कह लो या आप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात कह लो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये नर्मदा नदी 3 राज्यों में बहती है। लंबाई 1312 किलोमीटर है। मैकाले की पहाड़ी की अमरकंटक चोटी से निकलती है। ये अमरकंटक की चोटी ये कहाँ पर है? जहाँ से ये निकल रही है, किस जगह में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एक जिला है, जिला भी पेपर में पूछा गया है। जिले का नाम है अनूपपुर। जिले का नाम क्या है? अनूपपुर। अनूपपुर जिले से ये निकलती है, विंध्याचल पर्वत सतपुड़ा के मध्य में बहती है। और इस नदी की खासियत ये है कि ये उल्टी बह रही है, और नदियों की अपेक्षा है ये। और हम ये भी कह सकते हैं कि उल्टी बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी अगर कोई है तो नाम क्या है? नर्मदा। क्या नाम है इसका?
नर्मदा है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस नर्मदा नदी में छोटे छोटे जो पत्थर पाए जाते हैं उन सब की आकृति शिवलिंग जैसी है। कैसी है? शिवलिंग जैसी। इसलिए ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा शिवलिंग नर्मदा नदी में निकलती हैं। कहाँ निकलती हैं? नर्मदा नदी में निकलती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो नर्मदा नदी है इसी का एक जिला है, उसका नाम है नर्मदा जिला। नाम क्या है? नर्मदा जिला। ये जो नर्मदा जिला है गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। और गुजरात में नर्मदा जिले में विश्व की सबसे ऊंची विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर बनाई गई है और नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस जिले में बनी है? नर्मदा जिले में बनी है। किस नदी पर बनी है? नर्मदा नदी पर बनी है। और नर्मदा नदी में एक द्वीप बना हुआ है। नर्मदा नदी में एक द्वीप बना हुआ है जिसका नाम है साधु बेट द्वीप। क्या नाम है? साधु बेट द्वीप पर बनी हुई एक प्रतिमा है। और प्रतिमा किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। उसकी ऊंचाई 182 मीटर है। और 182 मीटर के साथ ही ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, सबसे ऊंची प्रतिमा। ऊंची क्या है? प्रतिमा। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कितनी ऊंची है? 182 मीटर है। ये कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी में साधु बेट द्वीप पर स्थित है। नर्मदा जिले में स्थित है, गुजरात में है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको नोट कर लो। हम बात करने वाले हैं नर्मदा नदी पर कौन कौन से डैम बने हुए हैं। नोट कर लिया होगा। अब हम बात करें नर्मदा नदी पर कुछ डैम बने हुए हैं, उन डैमों के बारे में। तो नर्मदा नदी मैकाले की पहाड़ी से निकलती है और इस तरीके से ये कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में। इस पर एक डैम बना हुआ है। यहाँ एक डैम बना हुआ है। इस डैम का नाम है बरगी बांध। क्या नाम है? बरगी बांध। इसका नाम है इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध। इसका नाम है ओमकारेश्वर बांध। इसका नाम है मंडलेश्वर बांध। मंडलेश्वर बांध। यानी एक मंडलेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, बरगी बांध, ये सभी के सभी डैम मध्य प्रदेश में हैं। कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पे। एक जो बांध बना हुआ है इसका नाम है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध ये कई बार पेपर में आ चुका है। सरदार सरोवर बांध कई बार पेपर में आ चुका है, कोई गिनती नहीं है, अनगिनत बार पेपर में कई प्रैक्टिस सेटों में ये क्वेश्चन मिला है कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो आंसर है गुजरात। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? आंसर है गुजरात। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसी सरदार सरोवर बांध से यहाँ से एक नहर निकाली गई है,
नहर का नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा नहर। ये जो नर्मदा नहर है ये नर्मदा नदी से निकाली गई है, सरदार सरोवर बांध से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक ये आपकी समझ में आया होगा। अब हमें एक पॉइंट जो महत्वपूर्ण देखना है वो ये है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है जबलपुर। जबलपुर ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर शहर किस नदी के तट पर है? ये नर्मदा नदी के तट पर है। जबलपुर शहर में ही इस नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात है, एक जलप्रपात है, वाटरफॉल है, जिसका नाम है धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात। क्या नाम है? धुआंधार जलप्रपात, या इसे ही हम कह सकते हैं कपिल जलधारा। क्या कह सकते हैं इसको? कपिल जलधारा। तो कपिल जलधारा किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। जिला कौन सा है? जबलपुर। तो जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर क्या है? नर्मदा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नर्मदा नदी, इतने ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर नर्मदा से, और क्वेश्चन नहीं आते। आगे हम बात करने वाले हैं ताप्ती नदी के बारे में। ये जो ताप्ती नदी, आप इसको नोट कर लो। आगे जो ताप्ती नदी है वो भी सेम उल्टी बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है, और वो ताप्ती नदी नर्मदा की जुड़वा बहन है। यहीं पर हम बात करेंगे, ये गुजरात वाला क्षेत्र है, इसे हम बार बार बना रहे हैं। ये मैकाली की पहाड़ी है, ये इसे देख लो इस तरीके से। ये सतपुड़ा पर्वत है, ये विंध्याचल पर्वत है, और यहाँ अजंता की पहाड़ियाँ। ये विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ये सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, और ये अजंता की पहाड़ियाँ। अब बात ये कि यहाँ जो एक पहाड़ी थी मैकाली की, इससे नदी यहाँ से निकली थी नर्मदा, और यहीं पर ये महादेव जी की पहाड़ी है, इसी सतपुड़ा से एक नदी निकलती है, और वो नदी इस तरीके से बहती है। निकली सतपुड़ा पर्वत से, ये महादेव जी की पहाड़ी से निकली है। कहाँ से निकल रही है ये सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत की महादेव जी की पहाड़ी से निकलती है। महादेव जी की पहाड़ी कहाँ से निकली है? महादेव जी की पहाड़ी से निकली है। और महादेव जी की पहाड़ी ये है आपकी बैतूल। कहाँ पर स्थित है? ये बैतूल जिला में स्थित है, बैतूल जिला, और बैतूल जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये ताप्ती नदी महादेव जी की पहाड़ी से निकली है, बैतूल जिला से निकली है। बैतूल जिला मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा पर्वत से ये नदी निकल रही है। ये नदी जिन दो पर्वतों के पहाड़ियों के बीच में बहती है, एक है सतपुड़ा और एक कौन सी है? अजंता। हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है ताप्ती नदी। ताप्ती, या कहीं कहीं पे आता है तापी नदी। या तो ताप्ती नदी आएगा या तापी नदी आएगा। ये नदी इस तरीके से बह रही है। ये नीचे वाली ये ताप्ती नदी है। ये कौन सी नदी है? ताप्ती नदी है। ये इन दो पहाड़ियों के बीच में बहती है, और बहने के बाद ये भी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। कहाँ गिरती है ये? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी। ये भी कहाँ गिर रही है? खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी कहाँ पर है? अरब सागर। कहाँ पर है? अरब सागर में ये जाके गिरती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी खासियत ये है कि ताप्ती नदी
ताप्ती नदी नर्मदा की जुड़वा बहन है। क्या ये जुड़वा बहन है। ताप्ती नदी दूसरी सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। नर्मदा सबसे लंबी, उसके बाद कौन सी है, ताप्ती नदी। अब ताप्ती नदी के बारे में क्वेश्चन ये आता है कि ताप्ती नदी के तट पर एक दो शहर फेमस हैं जिनके नाम, एक तो गुजरात का सूरत है, गुजरात का सूरत ताप्ती नदी के तट पर है, और मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है नेपानगर। नेपानगर, और ये नेपानगर है ना, ये अखबारी कागज के लिए फेमस है। अखबारी उद्योग, कागज उद्योग, यानी अखबारी कागज कहाँ बनता है, अखबार वाला कागज कहाँ बनता है, नेपानगर में। नेपानगर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो ये जो नेपानगर मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, ये किस नदी के तट पर है, ताप्ती नदी के तट पर है। सूरत किस नदी के तट पर है, ताप्ती नदी के तट पर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस नदी को लेकर के ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब हम बात करने वाले ताप्ती नदी पर दो डैम बने हुए हैं जो गुजरात में है। ताप्ती नदी पर जो दो डैम बने हुए हैं गुजरात में, और पेपर में क्वेश्चन आता है उनसे, और कई बार आ चुका है। ये नदी जब जिस तरीके से बहती है, तो यहाँ पर दो डैम बने हुए हैं गुजरात में, और दो डैम है। एक का नाम है उकाई परियोजना, और एक है जिसका नाम है काकरा पार परियोजना। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों परियोजना गुजरात में है। किस राज्य में है, दोनों की दोनों परियोजना, उकाई परियोजना, काकरा पार परियोजना, ये दोनों ही डैम कहाँ पर हैं, गुजरात में हैं। और ये नदी आपसे पूछे किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर है। कहाँ पर है ये, ताप्ती नदी पर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। अगर आपसे ताप्ती नदी का प्रवाह क्षेत्र पूछे, ताप्ती नदी का प्रवाह क्षेत्र पूछे, वही आंसर बता देना आप मामा जी। मामा जी का मतलब, माँ से मतलब है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसका मतलब है महाराष्ट्र, इसका मतलब है गुजरात। यानी ये भी नदी कितने राज्यों में बहती है, 3 राज्यों में बहती है। आगे हम बात करने वाले हैं माही नदी के बारे में। आगे हम बात करने वाले हैं माही नदी के बारे में। ये यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत है, यहाँ पे अजंता है, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में, यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक झील है, हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये मध्य प्रदेश में एक झील है, और झील का नाम है मेहद झील। कौन सी झील है, मेहद झील। मेहद झील कहाँ पर है, मेहद झील मध्य प्रदेश में है। इस मेहद झील से इस तरीके से एक नदी निकलती है, और नदी का नाम क्या है, माही। नदी का नाम क्या है, माही। माही मध्य प्रदेश की मेहद झील से निकलती है, और निकलने के बाद राजस्थान में जाती है, और राजस्थान में आने के बाद गुजरात में आती है, और गुजरात के रास्ते ये भी कहाँ गिर जाती है, खंबात की खाड़ी। ये भी कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी कहाँ पर है, अरब सागर। खंबात की खाड़ी कहाँ पर है, अरब सागर में। तो माही नदी भी कहाँ गिर रही है, खंबात की खाड़ी में। नर्मदा नदी भी कहाँ गिरी,
खंबात की खाड़ी में। ताप्ती नदी भी कहाँ गिरी? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी कहाँ है? अरब सागर में। चाहे वो नर्मदा नदी है, चाहे वो ताप्ती नदी है, चाहे वो माही नदी है, ये तीनों ही नदियाँ खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, गुजरात के रास्ते गिरती हैं। अगर हम माही नदी की बात करें तो ये भी कितने राज्यों में बह रही है? 3 राज्यों में बह रही है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा, जिसे हम कह सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ये माही नदी 2 बार काटती है। 2 बार काटती है, क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी है। ये मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे इसका प्रवाह क्षेत्र पूछे, अगर माही नदी का प्रवाह क्षेत्र पूछे, प्रवाह क्षेत्र, माही नदी का प्रवाह क्षेत्र पूछे तो 3 राज्य, ये कितने राज्यों में बह रही है? 3 राज्य। एक है मध्य प्रदेश, एक है राजस्थान, और एक है गुजरात। यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये भी 3 राज्यों में बह रही है। 3 राज्यों में जिनमें बह रही है, 3 राज्य हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। मेरे प्यारे दोस्तों, बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़ में जब ये बहती है तो बांसवाड़ा कौन सा जिला है? बांसवाड़ा में, राजस्थान के बांसवाड़ा जिला में इस माही नदी पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध। अगर ये वाला बांध पूछे तो किस नदी पर है? माही नदी पर है, माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध इसका नाम क्यों है मेरे प्यारे दोस्तों? माही तो माही नदी की वजह से है, बजाज सागर बांध इस वजह से है क्योंकि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जमुना लाल बजाज। ये जमुना लाल बजाज महात्मा गांधी के, इनको 5वें पुत्र की संज्ञा दी जाती है, जमुना लाल बजाज को, इसलिए माही बजाज सागर बांध ये कहाँ पर है? तो आपसे जिला पूछे तो बता देना बांसवाड़ा। कहाँ पर है? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा कहाँ पर है? ये बांसवाड़ा कहाँ पर है? राजस्थान में। तो माही बजाज सागर बांध राजस्थान में है, माही नदी पर स्थित है। ये नदी भी खंबात की खाड़ी में अरब सागर के रास्ते गिरती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, इसलिए इसको बताया गया। आगे हम बात करने वाले लूनी नदी के बारे में। अगली जो नदी है वो कौन सी है? लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आता है। लूनी नदी नहीं, साबरमती नदी। अभी हम किसकी बात करने वाले हैं? साबरमती नदी की। अभी हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? साबरमती नदी के बारे में। ये यहाँ पर अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत से एक नदी निकली है और नदी का नाम है साबरमती। साबरमती नदी। ये जो साबरमती नदी है, साबरमती नदी है, ये साबरमती नदी राजस्थान में उदयपुर जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उदयपुर जिले से निकलती है। और ये उदयपुर जिले में जहाँ से निकलती है वो है अरावली पर्वत। पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत। तो हम ये कह सकते हैं साबरमती नदी किस पर्वत से निकल रही है? अरावली पर्वत से निकल। अरावली पर्वत से जिस जगह से निकल रही है वो राजस्थान का उदयपुर जिला है, वहाँ से ये निकली है। और निकलने के बाद गुजरात में पहुँचती है। गुजरात में 2 फेमस शहर इस नदी के तट पर हैं। एक तो है आपका
अहमदाबाद, और एक शहर है जिसका नाम है, गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर। ये दोनों शहर किस नदी के तट पर स्थित हैं? साबरमती नदी के तट पर स्थित हैं। और इसी साबरमती नदी के किनारे पर एक आश्रम है जिसका नाम है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम कौन सा आश्रम है? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम अहमदाबाद। कौन सा शहर है? अहमदाबाद गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर स्थित है। साबरमती आश्रम साबरमती नदी के तट पर है। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले से निकलती है, अरावली पर्वत से निकलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र भी 2 राज्यों में है। नदी कौन सी है? साबरमती नदी। कौन सी नदी है? साबरमती नदी। इसका प्रवाह क्षेत्र, तो इसका प्रवाह क्षेत्र भी कहाँ पर है? ये राजस्थान से निकलती है और ये गुजरात के रास्ते खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये भी कहाँ गिर रही है? खंबात की खाड़ी। ये भी खंबात की खाड़ी में गिर रही है। और खंबात की खाड़ी कहाँ पर है? अरब सागर। खंबात की खाड़ी कहाँ पर है? अरब सागर में। ये भी अरब सागर में गिर रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये जो अहमदाबाद है, इसके बारे में जो क्वेश्चन नया आ रहा है वो इस तरीके से आता है कि जो अहमदाबाद शहर है वो किस झील के चारों ओर बसा हुआ है? किस झील के चारों ओर बसा हुआ है? तो जिस झील के चारों ओर बसा हुआ है अहमदाबाद, जिस झील के चारों ओर बसा हुआ है वो है कांकरिया झील। कौन सी झील है? कांकरिया झील है। आप पेपर में क्वेश्चन आया है ये कि अहमदाबाद किस झील के चारों ओर बसा हुआ है? झील कौन सी है? कांकरिया झील। और ये जो कांकरिया झील है ना, इसको आप देखोगे मैप में तो इसी कांकरिया झील से SBI जो बैंक है उसने अपना लोगो लिया है। आप SBI के लोगो को देखना और कांकरिया झील को देखना, सब पता चल जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आता है SBI ने अपना लोगो किस झील से लिया है? तो आंसर है कांकरिया झील। और कांकरिया झील गुजरात में है। कांकरिया झील के चारों ओर बसा हुआ है अहमदाबाद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये साबरमती नदी है, अरब सागर में गिरने वाली ये है। ये भी है एक। अगर हम अगली बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण नदी की, वो है लूनी नदी। लूनी नदी अगली नदी है। लूनी नदी से भी पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। लूनी नदी, ये लूनी नदी ये भी अरावली पर्वत से निकलती है। ये भी अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत में जहाँ से निकलती है उसका नाम है नाग पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? नाग पहाड़ी से निकलती है। नाग पहाड़ी से निकलती है। और ये नाग पहाड़ी जिस जगह है वो है अजमेर। कहाँ पर है? अजमेर में। और अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में। तो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी जो अरावली पर्वत की है, इसी से एक नदी निकलती है और नदी का नाम है लूनी नदी। नाम क्या है? लूनी नदी। और ये लूनी नदी बहती है और बहने के बाद इस कच्छ के क्षेत्र में दलदल में गायब हो जाती है। क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये निकली राजस्थान से है। राजस्थान के बाद ये गुजरात में जाती है
और गुजरात में कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी नदी है जो बीच में ही विलुप्त हो जाती है? आंसर क्या है? लूनी नदी। राजस्थान का एक जिला है, इस राजस्थान का एक जिला है, इस जिले का नाम है बाड़मेर। राजस्थान का एक जिला है बाड़मेर। बाड़मेर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बालोतरा। जगह कौन सी है? बालोतरा। बालोतरा से पहले इसका पानी मीठा है। राजस्थान में बाड़मेर में जो बालोतरा जिला जगह पड़ती है, उस बालोतरा से पहले इस नदी का पानी मीठा है और बालोतरा के बाद इस नदी का पानी खारा है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं, पेपर में भी क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका आधा पानी मीठा और आधा खारा है? तो वो कौन सी है? लूनी नदी। राजस्थान में किस स्थान से पहले लूनी नदी का पानी मीठा है? किस नदी का पानी मीठा? आंसर लूनी नदी। बालोतरा के बाद किस नदी का पानी खारा है? तो आंसर है लूनी नदी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बालोतरा से पहले इस नदी का पानी मीठा है, यानी इससे पहले पानी कैसा है? मीठा। और इसके बाद पानी कैसा है? खारा। तो दुनिया की एकमात्र नदी जिसका आधा पानी मीठा है आधा खारा है, वो कौन सी नदी है? लूनी नदी। तो लूनी नदी कहीं नहीं गिर रही है, ये कच्छ के रण में विलुप्त हो रही है। कहाँ विलुप्त हो रही है? ये कच्छ के रण में। कच्छ के रण में ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो लूनी नदी से इतने ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। आगे हम बात करने वाले हैं और महत्वपूर्ण नदी के बारे में। एक नदी है मांडवी। एक नदी है मांडवी। ये जो मांडवी नदी है, मांडवी नदी के बारे में बात करें, एक यहाँ छोटा सा राज्य है और छोटा सा राज्य जिसका नाम है गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। गोवा में पश्चिमी घाट से एक नदी निकलती है और इसी नदी का नाम क्या है? मांडवी। नाम क्या है इस नदी का? मांडवी नदी। मांडवी नदी गोवा की प्रमुख नदियों में गिनी जाती है। इसी मांडवी नदी के तट पर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है पणजी। कौन सा शहर है? पणजी। और पणजी गोवा की राजधानी है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। तो ये क्वेश्चन आता है, पणजी किस नदी के तट पर? आंसर है मांडवी नदी। कौन सी नदी? मांडवी नदी। बस इतना ही है। आगे हम बात करने वाले हैं जुआरी नदी के बारे में। आगे जो नदी है वो है जुआरी। जुआरी नदी। जुआरी नदी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये जुआरी नदी, यही एक छोटा सा राज्य जिसके बारे में हम बात करेंगे, कौन सा है? गोवा। गोवा में एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है जुआरी नदी। नदी का नाम क्या है? जुआरी नदी। इसी नदी के मुहाने पर एक बंदरगाह बना हुआ जिसका नाम है मार्मोगांव बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? बंदरगाह कौन सा है? मार्मोगांव बंदरगाह। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में 13 बंदरगाह तो बड़े हैं जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं और 200 के लगभग बंदरगाह छोटे हैं जो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो जो बड़े 13 बंदरगाह हैं उन्हीं में से एक बंदरगाह नाम क्या है? मार्मोगांव बंदरगाह। ये जो मार्मोगांव बंदरगाह है ये जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ मुंह है इसका, अरब सागर में गिर रही, यहीं पर एक बंदरगाह बनाया। बंदरगाह कौन सा है? मार्मोगांव बंदरगाह। और मार्मोगांव बंदरगाह कहाँ पर है? गोवा में स्थित है। आगे हम बात करने वाले हैं शरावती नदी के बारे में। शरावती नदी। शरावती नदी। आगे हम बात करने वाले हैं शरावती नदी के बारे में। शरावती नदी के बारे में अगर हम बात करें तो ये भारत का मैप, यहाँ एक राज्य है
और इस राज्य का नाम है कर्नाटक। कौन सा राज्य है ये? कर्नाटक राज्य है ये कर्नाटक राज्य है। इसी कर्नाटक राज्य में एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है शरावती नदी। नाम क्या है? शरावती नदी। ये शरावती नदी फेमस इसलिए कि इसी नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोगिया गरसोप्पा, जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है। शरावती नदी पर यह जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात, इसी का नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात, इसी का नाम है राजा रानी जलप्रपात। और ये तीनों का मतलब है कि यह जोगिया गरसोप्पा, इसी का नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है, इसी को राजा रानी जलप्रपात कहते हैं। ये जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है भारत का? जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, राजा रानी जलप्रपात। ये जलप्रपात जहाँ स्थित है उसका नाम है मैसूर। और मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है ये? कर्नाटक में पड़ता है। तो जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ पर है? मैसूर, कर्नाटक में। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई, इसकी अगर ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 253 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 253 मीटर ऊंचा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको भी नोट कर लो, पेपर में क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है कि जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात का वर्तमान नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। क्वेश्चन ये भी आया है कि जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आंसर है शरावती नदी। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? मैसूर में। जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी? आंसर 253 मीटर। आगे हम बात करने वाले हैं बराही नदी के बारे में, इसको आप नोट करते चलिए। आगे हम बात करें बराही नदी के बारे में। बराही नदी से पेपर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं? बराही नदी, ये राज्य वही जिसके बारे में हमने अभी बात की है, नाम है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य, कर्नाटक राज्य में एक नदी बहती है जिसका नाम है बराही नदी। बराही नदी। और इसी बराही नदी के बारे में क्वेश्चन ये आता है कि इस नदी पर भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। इस जलप्रपात का नाम है कुंचिकुल जलप्रपात। कुंचिकुल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? कुंचिकुल जलप्रपात है। कुंचिकुल जलप्रपात सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अगर ऊंचाई की बात करें समुद्र तल से, इसकी ऊंचाई की बात करें कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। अब आप ये कहोगे कि 253 मीटर तो जोगिया गरसोप्पा की है, 455 मीटर इसकी है, तो ये सबसे ऊंचा हुआ ना। आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो कभी जोगिया गरसोप्पा को दिखाएगा, कभी कुंचिकुल को दिखाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बिल्कुल डाउट क्लियर कर दूं, कभी भी पेपर में क्वेश्चन रखा और पूछा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है,
उसमें जोग या गरसोप्पा नहीं है। अगर कुंची कुल है तो आप कुंची कुल को लगाओगे। क्यों लगाओगे? क्योंकि पेपर सेटर जिसने पेपर बनाया है वो कुंची कुल जलप्रपात को सबसे ऊंचा जलप्रपात मान रहा है। लेकिन दोनों में अंतर मैं बता रहा हूं आपको, दोनों में अंतर क्या है। जो शरावती नदी है, जो शरावती नदी पर जो जलप्रपात है जोग या गरसोप्पा, वो इस तरीके से बहती है और यहाँ इस तरीके से बहती है और इस तरीके से जलप्रपात है। यहाँ पे इस तरीके से जलप्रपात है। तो ये जो जलप्रपात है इस तरीके से यहाँ से जो पानी नीचे जो गिर रहा है, वाटरफॉल ये जो गिर रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो है 253 मीटर 200। लेकिन ये जो कुंचीकुल जलप्रपात है ये बराही नदी पर है। किस नदी पर है? बराही नदी पर। इसकी खासियत क्या है कि ये नदी इस तरीके से बह रही है, फिर इस तरीके से। तो ये जो जलप्रपात है यहाँ पहले गिरता है, फिर आगे बहता है, फिर यहाँ गिरता है। तो भले ही इसकी ऊंचाई है 455 मीटर, लेकिन सबसे ऊंचा तो ये हुआ ना। ये ऊंचाई पर स्थित हो सकता है लेकिन सबसे ऊंचा ये हुआ। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कुंचीकुल जलप्रपात और सबसे ऊंचा जलप्रपात शरावती नदी पे जोग या गरसोप्पा। अब आप कहोगे कि हमने तो उस पेपर में, हमने उस टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें देखा है कि सबसे ऊंचा ये। मैं कह तो रहा हूँ, अगर किसी भी पेपर में कोई क्वेश्चन आता है उसमें कुंचीकुल जलप्रपात को ऊंचा दिखा रहा है तो मैं मान सकता हूँ कि पेपर सेटर ये मानता है कि ये कुंचीकुल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बिल्कुल डाउट आपका क्लियर है। आगे हम बात करने वाले हैं पेरियार नदी के बारे में, आप इसको नोट कर लो। आगे हम बात करने वाले हैं पेरियार नदी के बारे में। ये गुजरात, ये इस तरीके से दक्षिण भारत, यहाँ एक राज्य है जिसकी आकृति करेला जैसी है। जिसकी आकृति कैसी है? करेला जैसी है। और ये राज्य कौन सा है? करेला जैसी आकृति का नाम है केरला, जिसे हम केरलम कह सकते हैं। अब क्या कह सकते हैं? केरलम। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि इसका अभी पहले केरल नाम था, केरलम हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों किसने किया है और किस आर्टिकल के अनुसार होता है आप मुझे कमेंट करके बताना। किस अनुच्छेद के अनुसार नाम बदला जाता है और कौन नाम बदलता है राज्य का, आप कमेंट करके बताना। केरलम है, केरलम में एक नदी बहती है और इस नदी का नाम है पेरियार नदी। कौन सी नदी है? पेरियार नदी। ये पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। केरल की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है। इसे केरलम की जीवन रेखा भी कहते हैं, जीवन रेखा भी कहते हैं। तो केरलम की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पेरियार नदी। केरलम की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? पेरियार नदी को। और मेरे प्यारे दोस्तों पेरियार नदी के तट पर ही पेरियार वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस नदी के तट पर है? पेरियार नदी के तट पर है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य ये किस नदी के तट पर है? पेरियार नदी के तट पर है। और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए फेमस है? हाथी के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? ये हाथी के लिए फेमस है। इसी केरल में एक नदी बहती है, नदी का नाम है भारतपुंजा नदी। भारतपुंजा नदी। और भारतपुंजा नदी भी किस राज्य में बहती है? केरल में। केरल में बहती है, ये भी इसकी एक प्रमुख नदी है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये जो पेरियार नदी है इस पर 2 डैम बने हुए हैं। पेरियार नदी पर 2 डैम बने हुए, एक है इडुक्की बांध। कौन सा बांध है? इडुक्की बांध। और एक है
सागर बांध, मुल्ला सागर बांध। तो मुल्ला सागर बांध और इडुक्की बांध ये दोनों किस नदी पर स्थित हैं? ये दोनों पेरियार नदी पर स्थित हैं और किस राज्य में हैं? केरल में स्थित हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली जितनी भी नदियां थी, हमने सब नदियों के बारे में बात की। केरल अरब सागर में जितनी भी नदियां, चाहे वो नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, साबरमती है, चाहे वो आपकी मांडवी है, ज्वारी है, शरावती है, बराही है, पेरियार है, भारतपुंजा नदी है, ये सब की सब नदियां अरब सागर में गिरती हैं। अब अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में केवल इतना अंतर है कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है और जो अरब सागर में गिरती है वो एस्चुरी का निर्माण करती है, वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, तेज गति से बहती है। और तेज गति से बहती है तो सामने डेल्टा नहीं बनता है, पूरा का पूरा जो भी मलबा है सब समुद्र में फेंक देती है। ऐसे हम एस्चुरी या ज्वार नदमुख कहते हैं। जो नदी काफ़ी दूरी से बह के आ रही है, अपने साथ में बहुत सारा अवसाद इकट्ठा करके लेके आ रही है और वो आते ही समुद्र के मुहाने पर, समुद्र के तट पर छोड़ देती है और एक डेल्टा का रूप ले लेता है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ लंबी दूरी तय करके आती हैं, इसलिए डेल्टा का निर्माण होता है। और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ इतनी दूरी तय नहीं करती, इसलिए वो एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नदियों से संबंधित जो क्वेश्चन था हमने आज करा दिए। नदियों से संबंधित जो भी डाउट होगा वो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं। नदियों से संबंधित जितनी भी क्लासें आपको कैसी लगी, ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।